उन सभी आंदोलनों का एकमात्र लक्ष्य था देश की आज़ादी। उसी आज़ादी के लक्ष्य के आगे क्षेत्रवाद की जो समस्या थी वो गौण हो गई थी। लेकिन जब ही 1947 में देश आज़ाद हुआ तो क्षेत्रवाद की समस्या वापस प्रबल हो गई, और इस प्रबलता के हम बहुत सारे जो उदाहरण हैं देखते भी आते हैं। जैसे राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठती रहती है, बार बार नए राज्यों के निर्माण की मांग उठती है, भारत संघ के अंदर ही अधिक स्वायत्ता की मांग उठती है, या जो संसाधन हैं उनके वितरण संबंधी विवाद हैं वो बार बार उठते हैं, केंद्र से ज़्यादा सहायता की बातें उठती रहती हैं, केंद्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक सहभागिता के मुद्दे उठते हैं कि उस क्षेत्र के तो इतने मंत्री बना दिए, इस क्षेत्र का तो एक भी नहीं बनाया। तो ये सब क्षेत्रीयता की बातें आती है। क्या क्षेत्रीयवाद क्या है? क्षेत्रवाद नाम से आप स्पष्ट हो पाते हैं कि क्षेत्रवाद क्या है, कि क्षेत्र विशेष के मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देना, ये अगर प्रवृत्ति है तो वो क्षेत्रवाद है। विधिवत परिभाषा देख लें, स्थानीय निवासियों द्वारा संघ या राज्य की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष या प्रांत से लगाव व उसकी प्रोन्नति के विशेष प्रयास क्षेत्रवाद की श्रेणी में आते हैं। क्षेत्रवाद का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रवाद का उद्देश्य क्षेत्रीय स्वार्थ की पूर्ति है, और वो भी कैसी संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थ है, विस्तृत क्षेत्रीय स्वार्थ नहीं है। कारण क्या हो सकते हैं? आप मन में भी बहुत सारे कारण सोचते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये क्षेत्रवाद नहीं है। लेकिन जब बड़े मुद्दे इन्हीं चीज़ों को लेके उठ जाते हैं तो स्पष्ट होता है कि क्षेत्रवाद है ये। सबसे पहली बात करें तो प्रकृति प्रदत्त विभिन्नताएं और असमानताएं हैं। प्रकृति ने सभी क्षेत्रों को समान नहीं बनाया है, लेकिन ये जो भिन्नताएं हैं जब उजागर हो जाती हैं बड़े लेवल पे, कि इस क्षेत्र के अंदर जो ज़मीन है वो अच्छी उपजाऊ है, इस क्षेत्र की ज़मीन बंजर है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में भेदभाव हो रहा है, यानी हम आपसे ज़्यादा मदद की मांग करते हैं लेकिन आप कम दे रहे हो, तो ये क्षेत्रवाद की बात है। दूसरी बात करें तो प्रशासनिक भेदभाव, यानी जो प्रशासन के द्वारा संसाधनों का वितरण होना चाहिए वो समान नहीं हो रहा है। केंद्रीय निवेश में भिन्नता है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर केंद्र से भिन्न राजनीतिक दल की सरकार है, तो वहाँ आप देखते हैं, या वो दो दल हैं वो मांग उठाते हैं कि हमारे यहाँ केंद्र का जो निवेश है बहुत कम है, या उन्होंने जो बड़ी योजनाएं हैं यहाँ पर लागू नहीं की हैं, तो ऐसी बातें उठती हैं। तो ये क्षेत्रवाद है। ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर जो क्षेत्रवाद की बात है वो अपने आप को एक अलग इतिहास की इकाई के रूप में मानते हैं, तो वो जो चीज़ हैं वो लंबे समय से चली आ रही हैं, उनके आगे समाधान की बात भी हम करेंगे। लेकिन है ऐसा, देखते हैं हम, सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं। कुछ क्षेत्रों के अंदर हो सकता है आधुनिकीकरण आ गया होगा, कुछ क्षेत्रों के अंदर अभी वही परंपरागत तौर तरीके चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कारण बनते हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है भाषाई विविधता, यानी हम बहुत सारे भारत के अंदर ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी भाषाओं को समझते ही नहीं हैं, उनको हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि दूसरे कंट्री के सदस्य हैं। अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठे थे कोरोना संकट के दौरान, जो उत्तरी भारत के जो गरीब स्टेट थे, चाहे आपके वो बिहार है या उड़ीसा है, आपके जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, वो दूसरे क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो बॉम्बे है, तमिलनाडु है, दिल्ली, इनके अंदर जॉब करते थे, तो वहाँ पर इन लोगों को खदेड़ा गया था, और उस खदेड़पन में क्षेत्रवाद झलका था कि ये दूसरे क्षेत्र के हैं, हमारे क्षेत्र में इनके लिए जो है उचित व्यवस्थाएं नहीं हैं, ये खुद के क्षेत्र में चले जाएं। तो ये क्षेत्रवाद झलका था, अभी भी झलकता है। क्या दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं देश को? यानी ये जो क्षेत्रवाद है इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी दिखते हैं। पहली बात तो देश की अखंडता को चुनौती है। ये जब क्षेत्रीय भावनाएं प्रबल होती जाती हैं तो राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है वो गौण हो जाती है, और ये क्षेत्रवाद इतना उग्र रूप ले लेता है कि उस उग्रता के अंदर राष्ट्र की अस्मिता को चुनौती दे डाली जाती है, और उस स्थिति के अंदर सभी तरह की नीतियां जो हैं उनसे, उनके ऊपर से भरोसा उठ जाता है उस क्षेत्र के लोगों के बीच में। तो ये बड़े मुद्दे जो हैं आप देखते ही हैं, आपके पूर्वोत्तर के अंदर बहुत सारे स्टेटों में ऐसा मिलता है, चाहे आपके JNK का है, तो इनके अंदर ऐसी बातें बार बार उठती हैं उन क्षेत्रों के अंदर। तो ये बड़ा जो है ड्रॉबैक है इसका। अगली बात करें तो नए राज्यों की मांग करते हैं कि हम जो है एक अलग इकाई हैं, यहाँ हमारा जो है हमारा सम्मान कम है, हमको अलग स्टेट बना दीजिए। यूपी डिवाइड हो गया, लेकिन यूपी के अंदर भी मांग उठती है कि हम एक हरितांचल अलग से बना लें। बीच में राजस्थान के अंदर भी एक बार मुद्दा उठा था, मरु प्रदेश की बात करने वाले लोग भी थे। तो नए राज्यों की मांग भी उठती है। क्षेत्रीय राजनीति और राजनीतिक दलों का बाहुल्य बढ़ता है, तो राजनीतिक दल जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि मैं एक अलग क्षेत्र कर लूँ मेरे लिए सुरक्षित, जिसके अंदर मेरा जो राजनीतिक भविष्य है वो सुरक्षित हो जाए। बहुत सारे क्षेत्रीय दल बने हुए हैं, राज्यों के अकॉर्डिंग है वो। तो ये जो बातें हैं ये भी एक ड्रॉबैक है।
भूमिपुत्र की अवधारणा, जो उस क्षेत्र के मूल निवासी हैं वो उस क्षेत्र की राजनीति को हाथ में रखने के प्रबल इच्छुक रहते हैं कि दूसरे क्षेत्र का लोग है हमारे क्षेत्र के अंदर राजनीतिक रूप से अपने आप को प्रबल कैसे कर सकता है, और इसके लिए हम और हमारा जो क्षेत्र है वो निर्धारित करेगा। तो ये स्वयंभू नेताओं का उदय हो जाता है। भूमिपुत्र स्वयंभू नेताओं का उदय, ऐसी बातें जो हैं होती हैं। बहुत सारे नेता जो हैं उस क्षेत्र के लोगों को एक करके और उसके क्षेत्र के स्वयंभू नेता अपने आप को घोषित कर लेते हैं। देखा होगा आपने, बहुत से यूपी के अंदर है ऐसे घटनाएं घटती हैं बार बार। पूर्वोत्तर में ऐसा होता है। राजस्थान में क्षेत्रवाद का जो है बड़ा जो मुद्दा नहीं है, यहाँ मारवाड़ मेवाड़, लेकिन ये सांस्कृतिक रूप से इतने अपने आप के अंदर समाई हुई इकाइयाँ हैं कि क्षेत्रवाद की जो बात है वो सिर्फ दिखावा दिखावा ही रहती है। जो राजस्थान में पूरी तरह से घूम के आ गया, देख लिया उसने, उनके अंदर ये सारी चीज़ें, वो अपने आप को मानता है कि मेरा जो राजस्थान है इतना अनोखा है कि इसके अंदर ऐसी चीज़ आ जाएगी तो एक बहुत बड़ा कलंक होगा। और इसीलिए राजस्थान जो है अभी तक सबसे बड़ा स्टेट होते हुए भी इन चीज़ों से बच के निकला हुआ है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। इसमें एक सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है, राष्ट्रीय कानून और आदेशों को चुनौती मिलती है जगह जगह। पूर्वोत्तर में कई बार ऐसा हुआ है, सेंटर ने कोई कानून बनाया है, उन कानूनों को ये कहते हैं कि हमारे लिए ये कानून जो है ये बेहतरीन नहीं है, हमारे विकास को रोक सकते हैं ये कानून। तो उन कानूनों के खिलाफ जो हैं बड़े आंदोलन करते हैं वो लोग। बहुत बार J&K में भी ऐसा हुआ है। तो ये क्षेत्रीयता के बड़े दुष्परिणाम हैं जो राष्ट्र झेलता आ रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश की साख भी खराब होती है। जब देश के अंदर इस तरह की जो परिस्थितियां हो जाएंगी तो अंतर्राष्ट्रीय छवि तो स्वतः ही खराब होगी। मानवाधिकारों के नाम पर भी कई बार बाहर मुद्दे उठाए जाते हैं कि उस क्षेत्र के अंदर जो है केंद्र ने सख्ताई की, यानी वहाँ पर मानवाधिकारों का हनन हुआ। तो इन सब के बीच में हमारे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर जो है थोड़ा सा लज्जित होना पड़ता है। ऐसा बहुत बार हम मीडिया में देखते हैं। बहुत सारे देश जो हैं इन मुद्दों के ऊपर हमारे को दबाने में कामयाब हो जाते हैं और हम चिंतन करते हैं कि ये परिस्थितियाँ कैसे पैदा हुई। अब जो बात आती है क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान, देखो ये क्षेत्रवाद जो है चलता आया था, अब भी चल रहा है और भविष्य में न हो, अभी जो है उसको पूर्ण विराम मिल जाए तो इसके लिए क्या प्लान हो सकती है। पहली तो बात आती है संतुलित राष्ट्रीय नीति का निर्माण हो, यानी ऐसी नीति बने केंद्र से जिसमें क्या हो कि सभी क्षेत्रों के समान विकास की नीति बन जाए, कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं हो, चाहे वहाँ पर केंद्र जैसी सरकार है या केंद्र से भिन्न सरकार है, सभी का संतुलित विकास हो। एक ऐसी नीति, समदर्शी नीति तैयार हो जाए, वहाँ पर ये क्लियर हो कि कौन सा जो क्षेत्र है कमजोर है उसको विशेष मदद देनी है, प्राथमिकता से उसी को लेना है, चाहे हो सकता है उसके अंदर केंद्र से भिन्न सरकार हो। तब वहाँ के निवासियों के अंदर विश्वास पैदा होगा और क्षेत्रवाद की जो भावना उग्र है वो शांत होगी। दूसरी जो बात आती है राज्यों में स्थायी आधारभूत ढांचागत विकास। राज्यों के अंदर ये जो समस्याएं हैं, क्षेत्रवाद की समस्याएं क्यों उठती हैं? क्योंकि वो पिछड़े हैं, उनके अंदर सिंचाई, बिजली, यातायात, ये जो आधारभूत ढांचे हैं, इन ढांचों के ऊपर बहुत समय से काम ही नहीं हुआ है। वो दूसरे राज्य से कंपेयर करते हैं कि इस राज्य के अंदर तो 12 घंटे बिजली आती है, हमारे 5 घंटे आती है। तो स्वतः ही ये मांग उठती है कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास जो है बेहतर क्यों नहीं हुए। एक क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी यातायात व्यवस्था है, बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है, और अभी कोरोना के अंदर तो राज्यों की आपस में ही प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा हो गई कि मेरा जो राज्य है उसने कोरोना को बेहतर तरीके से मैनेज कर लिया। तो ये क्षेत्रवादी है। ये यहाँ पर देश की जो भावना है वो कम हो गई क्षेत्रवाद पे टिकी कि मेरा जो राजस्थान है ये यानी कोरोना से बच के निकल जाए, चाहे दूसरे राज्य चले जाए। ऐसी जो भावनाएं क्षेत्रवाद को जन्म दे रही हैं। तो इसमें कमी कैसे आएगी? सभी के अंदर पूरा ढांचा जो है, ढांचागत विकास है, सब बराबर हो जाए। तो अभी से ही प्रयास करने लग जाएंगी सरकार, तो इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम जरूर आएंगे और ये जो भावना है ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। तीसरी जो बात आती है विकास के विशेष कार्यक्रमों का परियोजना के रूप में प्रारंभ किया जाना। जो क्षेत्र किसी समस्या के अंदर बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, वो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वो सूखा क्षेत्र हैं, वो जनजाति के क्षेत्र हैं, उनके लिए विशेष योजनाएं बनाई जाए। परियोजनाएं के रूप में उन क्षेत्रों में ही लगेंगी वो, जैसे आपके सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, मरु विकास कार्यक्रम DDP, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम AADP, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम TADP। ये ऐसे कार्यक्रम हैं जो उस क्षेत्र के अंदर लगा के उस क्षेत्र का ऐसा विकास किया जाए कि वो सामान्य जो क्षेत्रों के बराबर अपने आप को खड़ा कर लें।
तो वो वहाँ से जो क्षेत्रवाद की मांग उठती है वो कम हो जाएगी। मरु प्रदेश के लोग हैं, उनके अंदर संसाधन कम है, उनके लिए विशेष योजनाएं, जैसे आपके डीडीपी बताया है, तो वो डीडीपी के अंदर जो कार्यक्रम जो है बेहतरीन होंगे, तब उनका जो डेवलपमेंट है आम जो प्लेन के जो निवासी उनके बराबर हो जाएगा, तो वहाँ पर जो क्षेत्रीय असंतुलन कम हो जाएगा और क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा। चौथी जो बात आती है प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्यों का गठन, ये बात भी देखने में आई है कि जो छोटे राज्य हैं उनके अंदर जो विकास की योजनाएं हैं वो सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं और उनकी मॉनिटरिंग बेहतरीन हो रही है। लेकिन बहुत सारे छोटे राज्यों में भी कई बार इस तरह की समस्याएं उठी हैं कि वहाँ पर भी प्रशासन जो है बेहतरीन तरीके से योजनाओं को नहीं लगा पा रहा है। इस यहाँ पर जो दी है इसका एक अपवाद स्वरूप मैं राजस्थान को देखूं कि राजस्थान प्रशासनिक दृष्टि से बहुत बड़ा, यानी भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य, लेकिन यहाँ पर जिस रूप से समान वितरण हुआ है योजनाओं का और उसके कारण यहाँ पर क्षेत्रवाद का जो बोलबाला है बीच में हुआ होगा, लेकिन अब वो सभी शांत हैं। तो लेकिन जो छोटे राज्य हैं, चाहे आपके वो सिक्किम है, चाहे वो आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं, अभी जो आपके यूपी से डिवाइड हुए हैं, चाहे वो एमपी से डिवाइड हुए हैं या बिहार से डिवाइड हुए हैं, उन सभी के अंदर छोटों राज्यों के अंदर इतना जरूर हुआ है कि उनके अंदर योजनाएं जो हैं अच्छी रही हैं और उन्होंने मूल राज्यों से ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस की है। अगली जो बात आती है सांस्कृतिक विभिन्नता को एकीकरण की ताकत बनाना। देखो देश के अंदर सांस्कृतिक भिन्नताएं इतनी ज़्यादा हैं, आपकी उड़ीसा के अंदर कोई अलग नृत्य होता है, उनका अलग पहनावा, तमिलनाडु में अलग है, पूर्वोत्तर में अलग है, आपके जे.एंड.के में अलग है, हरियाणा में, राजस्थान में, सबके अंदर अलग पहनावा है, अलग बोली है, अलग इनके नृत्य हैं, अलग इनके त्यौहार हैं। उन सभी को अगर ऐसे प्रसारित किया जाए कि वो जो भिन्नता है वो एकता के अंदर ताकत के रूप में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए जो मीडिया है, चाहे वो दूरदर्शन है, रेडियो है, समाचार, सोशल मीडिया, इनके अंदर वही चीज़ प्रसारित हों जो एकता को बढ़ाती हैं, जो एकता को तोड़ने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर प्रतिबंध हो। तो ऐसी जो बातें उठे आएंगी जिससे क्या होगा कि सभी के अंदर एकता स्थापित होगी, तो क्षेत्रवाद स्वतः ही खत्म हो जाएगा। फिर जो अंतिम बात आती है भाषाई भिन्नता का सम्मान। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली बोली जाती है और हमारे संविधान ने सभी भाषाओं को उसके अंदर समाहित करके संविधान में और उनको समान दर्जा दे दिया। लेकिन ये जो भावना है वहाँ के निवासी और दूसरे क्षेत्र के निवासियों के अंदर आ जाती है, तब जाके क्या होगा, एक समरूपता यानी समानता की बात आएगी। बहुत बार होता है केंद्र स्तर की परीक्षाओं में क्लियर आता है कि हिंदी भाषी जो स्टूडेंट हैं उनका अधिक चयन हो रहा है सिविल सर्विसेज में, साउथ की जो बोली वाले स्टूडेंट का कम चयन हो रहा है, जबकि बराबर है उनका वेटेज है। तो ये बातें बार बार उठती हैं कि केंद्र का मंत्रिमंडल तैयार हुआ, उसके अंदर हिंदी भाषी क्षेत्रों के ज़्यादा लोग आ गए। तो ये भाषा का जो घालमेल है इसको भी सभी को इस रूप से हैंडल करना होगा जिससे क्या होगा, उनके अंदर सम्मान मिले कि मेरी भाषा को भी वहाँ पर बराबर तवज्जो दी जाती है। साउथ के लोग जब हिंदी भाषी क्षेत्र में आते हैं तो उनको लगता है कि हम अलग देश में आ गए, हम जब साउथ में जाते हैं तो हमको लगता है कि अलग देश में आए हुए हैं। हम अपने भाषी क्षेत्र, अपने भाषी जो व्यक्ति हैं उन्हीं के साथ कंफर्ट मानते हैं, दूसरों को हम एक अलग कंट्री के रूप में तवज्जो देने लग जाते हैं। ये जो भावना है इस भावना को कम करना होगा, यानी भाषाई जो विविधता है उसको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। ये चीज़ें पाठ्यक्रम में भी आ जाएंगी, मीडिया में भी चलेंगी, तब जाके क्या होगा, ये क्षेत्रवाद की समस्या का जो बेहतरीन समाधान हो जाएगा। तो ये सारी बातें आज हमने चर्चा की, क्षेत्रवाद क्या था, क्या कारण थे,